आज हम इस DD फ्री डिस्क के सेटअप बॉक्स को रिपेयर करने वाले हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है, इसे जब भी हम प्लग इन करते हैं यानी कि इसे जब हम पावर देते हैं तो घर का जो फ्यूज है वो उड़ जा रहा है, यानी कि MCB ट्रिप हो जा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर मैंने इसे पावर दे दिया है और जब भी मैं इसे ऑन करता हूँ सीरीज में तो उस वक्त सीरीज का बल्ब जल जा रहा है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ फुल शॉर्टिंग है और यहाँ से धुआं जैसा निकल रहा है। तो यहाँ पर से खोलने के बाद ही पता चलेगा इसमें फॉल्ट किस जगह पे है। सबसे पहले इसके सारे स्क्रू वगैरह खोल के आपको दिखाता हूँ। तब तक आपने वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत ही सरल तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखने के लिए मिलेगा। के साथ ही डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके काम आएंगी, जिससे हमारी वीडियो से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फाइनली हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि किस कंपोनेंट में खराबी है। देखिए यहाँ पर ये आईसी यहाँ पर जलकर फट चुकी है। तो एक बार मैं इसे पावर दे देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे पावर दे दिया है, अभी पावर का बटन इसका प्रेस नहीं किया है और देख सकते हैं जैसे मैं इसके पावर के बटन को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से धुआं निकल रहा है और यहाँ पर आपने स्पार्क होते हुए देखा होगा। जैसे कि मैं इसे सीरीज में चेक कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, देख सकते हैं। तो इसका आईसी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। इसमें कौन से नंबर की आईसी लगनी है ये आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से मैं बता दूंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि इसमें फॉल्ट और किस किस जगह हो सकता है। देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप। एक बार फिर से ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आईसी में एक जोर से स्पार्क हो रहा है। तो चलिए फिर अब हम इसकी रिपेयरिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जोर से स्पार्क हो रहा है और अंदर देखिए इसके आग जैसी लग रही है। ये खतरा भी बन सकता है, इसलिए अदर कोई और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर इसको नहीं छेड़ूंगा। अभी क्या है कि सबसे पहले इसके मैं सारे कनेक्शंस हटा लेता हूँ और इस पावर सप्लाई को बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सप्लाई बाहर निकल चुकी है। अब इसे हम रिपेयर करेंगे। इसको रखते हैं साइड पे। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि DTH पावर सप्लाई में कौन सी आईसी लगेगी। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि DTH के अंदर दो टाइप की पावर सप्लाई आती है। एक आती है AP8022 आईसी वाली और एक आती है वाइपर 22 है। एक इंडियन है, एक चाइनीज़ है। अब यहाँ पर AP8022 और वाइपर 22 है, दोनों का अलग अलग सर्किट होता है। अब यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, दो सप्लाई और दिखाना चाहूँगा। अभी हमें इसकी आईसी का नंबर पता नहीं है कौन सी लगनी है। इसको रखते हैं साइड पे और दो सप्लाई को और हम देखेंगे और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो ये सप्लाई है ये बहुत ज़्यादा यूज में आने वाली सप्लाई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही यूज में आती है और ये सस्ती भी है। और ज़्यादातर लोकल जो DTH होते हैं उसमें ये वाली चाइनीज़ वाली सप्लाई यूज होती है। अब यहाँ पर इसके अंदर वाइपर 22A नंबर की आईसी लगी होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ पर देखिए VIP लिखा हुआ है ना, ER22A, इसमें ये लगी रहती है। अब वाइपर 22A को रखते हैं साइड पे और यहाँ पर दूसरी सप्लाई दिखाता हूँ। ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, इसी की तरह ये वाली सप्लाई भी है, लेकिन इसमें दूसरी आईसी लगती है। इसमें मुझे पता है कि 8022 लगती है और उस आईसी का पिन डिटेल्स बिल्कुल डिफरेंट है वाइपर 22A से, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, ये और ये सप्लाई दिखने की बिल्कुल सेम है और लगता क्या है उसमें दोनों अलग अलग आईसी लगती है। अब ये जो है इसमें कौन सी आईसी लगेगी, इस टाइप की एक और सप्लाई मेरे पास है जिसमें आईसी बिल्कुल नहीं लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल वही सप्लाई है, लेकिन इसमें आईसी नहीं लगी है। मुझे पता है इसमें AP8022 लगती है और इसमें भी AP8022 लगेगी। वो कैसे, AP8022 और वाइपर 22A में डिफरेंस क्या है वो आपको मैं सबसे पहले बता दूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है सप्लाई, इसमें AP8022 लगती है, मैंने आपको बताया था, और इसमें भी AP8022 लगती है, ये आपको बताया था। इसमें वाइपर 22A लगती है, ये आपको मैंने बता दिया है, लेकिन उसके लिए हमें इसके पिन डिटेल्स को समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए AP8022 की चारों पिन जो इस साइड की रहती हैं, आईसी की इस साइड की जो 4 पिन हैं वो एक साथ कनेक्टेड रहती हैं, यानी कि पिन नंबर 5, 6, 7, 8, ठीक है, एक साथ कनेक्टेड रहती हैं इसकी। ये देखिए 5, 6, 7, 8, ये है पिन नंबर 1, 2, 3, 4। ये देखिए ये अलग हैं और ये 5, 6, 7, 8 एक साथ कनेक्टेड हैं। AP8022 वाले सर्किट में पिन नंबर 5, 6, 7, 8 एक साथ कनेक्टेड होते हैं। वहीं पर वाइपर 22A के सर्किट में देखिए 5, 6 और देखिए आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिखाऊं, 5, 6 और 7, 8
अलग अलग हैं, सिर्फ 5 और 6 एक साथ कनेक्टेड होते हैं वाइपर 22A की सप्लाई में। समझ गए? 5 और 6 एक साथ कनेक्टेड होंगे, फिर 7 और 8 अलग अलग, वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो इतना इसमें डिफरेंस होता है। तो जिस भी सर्किट की आईसी फट जाती है उसको डायरेक्ट आप उल्टा करके देख लीजिए। उसमें 5, 6, 7, 8 अगर एक साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये जो सप्लाई है जिसमें मैंने आईसी नहीं लगाई है, ये अलग सप्लाई है। ठीक है, इसमें हमारी 5, 6, 7, 8 एक साथ कनेक्टेड है। वो हमारी कौन सी है? AP8022 की। आप नोट कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8 पिन जिसकी एक साथ कनेक्टेड होती है वो 8022 वाली सप्लाई होती है, यानी कि AP8022 उसमें लगती है। और जिसमें 7 और 8 कनेक्टेड होती है सिर्फ, वो वाइपर 22A वाली सप्लाई होती है। तो इस वाली सप्लाई में 5, 6, 7, 8 एक साथ कनेक्टेड हैं, तो इसमें कौन सी लगेगी? AP8022। सिंपल है, AP8022 इसमें लगनी है। पिन डिटेल्स की या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पे AP8022 पिन आउट करके सर्च कर लीजिए और वाइपर 22A करके सर्च कर लीजिए। उसमें आपको उसकी पिन डिटेल्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ये आईसी एक स्विचर आईसी होती है, इसमें मोसफेट होता है, इसमें ड्रेन पिन भी होती है और VCC पिन भी होती है। ये सब डिटेल्स आपको गूगल में मिल जाएगी। बाकी आपको इसकी पहचान मैंने अच्छी तरीके से बता दी है। बाकी डिटेल्स के लिए आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, या फिर मेरे दूसरे चैनल पर इसकी पूरी डिटेल की वीडियो है, उसको जाके आप देख लीजिएगा। उसमें आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर इसमें हम AP8022 वाली आईसी को डालेंगे। और पिछले कुछ दिनों पहले ऐसे ही मुझे कमेंट आए थे कि सर इसकी जगह वाइपर 22A तो नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों, वाइपर 22A इसमें गलती से मत डाल दीजिएगा। अब दोनों के यहाँ पर सर्किट बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें है, AP8022 और वाइपर 22A के जो आपको सर्किट मिलेंगे, दोनों में तीसरे नंबर की पिन, आईसी की तीसरे नंबर की पिन ऑप्टो कपलर तक ज़रूर जाती है। यहाँ पर देखिए आईसी के तीसरे नंबर की पिन, यानी कि ये जो आईसी है इसके 1, 2, 3 तीसरे नंबर की पिन आप ट्रैक कीजिए, ये आपके ऑप्टो कपलर तक ज़रूर जाती है। इसमें भी आप 1, 2, 3 ये तीसरे नंबर की आप पिन को देखिए, ये जाती है सीधे ऑप्टो कपलर तक। लेकिन एक चीज़ सेम होने से आईसी हम सेम नहीं डाल सकते हैं, इसमें अदर पिन का भी कोई ना कोई काम होता है। इसलिए इसमें उसी आईसी के हिसाब से ही, यानी कि उसी सर्किट के हिसाब से ही आईसी को लगाना है। आपको मैं फिर से बता दूं, जिस सर्किट के आईसी की चारों पिन एक साथ कनेक्टेड होती हैं उसमें AP8022 लगनी है, और जिसकी सिर्फ 2 पिन यानी कि 7 और 8 नंबर की पिन एक साथ कनेक्टेड हो, वो आपकी वाइपर 22A वाली सप्लाई है। इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब इसमें AP8022 वाली आईसी हमने डालनी है। अब आईसी को निकालने की प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद भी यहाँ पर हम डायरेक्ट हम चलाएंगे नहीं, बल्कि इसके जो है फॉल्ट को अभी भी ढूंढेंगे। ज़रूरी नहीं कि भाई आईसी इसकी जल चुकी है तो कोई और कंपोनेंट इसका सही होगा, क्योंकि हमें आईसी डालने के बाद डायरेक्ट चेक करने से पहले इसके रेक्टिफायर को, इसके NTC को, इसके इस कैपेसिटर को और डायोड को, और यहाँ पर एक PF लगा हुआ है, इसको भी हमने चेक ज़रूर करना है। हालांकि ये आईसी जब ब्लास्ट हुई होगी उसके कुछ यहाँ पर इसका जो कार्बन है इस PF पे पड़ा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि भाई PF ख़राब ही हो, लेकिन चेक ज़रूर करना है, रेजिस्टेंस को चेक करना है। तो मेन जो पावर सप्लाई में जो कंपोनेंट आते हैं, यानी कि इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट आते हैं, ये ज़रूर हमने चेक करने हैं। फ़िलहाल फ्यूज बर्न नहीं हुआ है, क्योंकि जब आईसी इसमें बर्न हो रही थी उस वक्त फ्यूज नहीं उड़ा। भाई घर पे जब अगर आपके MCB वगैरह है तो वो ट्रिप कर जाएगी, इसलिए आईसी यहाँ पर जलते हुए जो वहाँ पर शॉर्टिंग बना रही थी उससे आपकी सिर्फ MCB ट्रिप हो रही थी। MCB नहीं होती तो ये फ्यूज उड़ सकता था। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए इस आईसी को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए फिर आईसी निकालने की प्रोसेसिंग में स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार आईसी निकालना सीख रहे हैं तो यहाँ पर ये डिसोल्डर विक है, इसकी मदद से इजीली आप आईसी को निकाल सकते हैं। ये आपका 10 या 15 रुपये का आ जाता है, या फिर आप डिसोल्डरिंग पंप का भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, डिसोल्डरिंग करने का पूरा ट्रिक बताया है। अगर आप नए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ भी परमानेंट वीडियो आती रहती हैं, आपको कुछ ना कुछ वहाँ भी सीखने के लिए मिलते रहेगा। तो फाइनली हमारी आईसी निकल चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले करना क्या है, इस आईसी को हमने निकाल के इसकी जगह पे AP8022 डालनी है, और पूरे हम सॉर्टिंग वगैरह इसकी जो है वो चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इजीली यह निकल चुकी है।
अब पीछे से हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से खींचना है। याद रखिए आईसी की जब ब्लैक पूरी तरीके से निकल जाए तब आप आईसी को निकालिएगा, वरना इसके प्रिंट टूट सकते हैं। तो अब यहाँ पर APSC 22 नंबर की आईसी में लगाऊंगा। देखिए एक चीज़ आपको बता, इसमें ओरिजिनल या लोकल दो टाइप की आईसी मिलती है, इसलिए आप हमेशा ओरिजिनल आईसी का ही यूज़ कीजिए, वो अच्छा परफॉर्मेंस देगी, वरना आपका आईसी ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है APSC 22, ऊपर इसमें रोबल लिखा हुआ APSC 22 आप देख सकते हैं, बिल्कुल यही आईसी इसमें लगने वाली है। इसका प्राइस लगभग 10 से 12 रुपये का है। आप लोग इजीली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से ले सकते हैं या दिल्ली से मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक कट यहाँ पर यू का, यहाँ पर आईसी के नीचे जो इसका सिंबल या फिर डिज़ाइन बना हुआ है, बिल्कुल वैसा ही आईसी के ऊपर एक यू का कट रहता है। बिल्कुल उस यू के कट को और उस यू के कट का आप मैच करके आईसी को बिल्कुल उस पोजीशन में लगा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल उस पोजीशन में लगाएंगे तब जाके आईसी आपकी इजीली वर्क करेगी, वरना ब्लास्ट हो जाएगी। इसलिए उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान देना। जो लोग पहली बार ये ट्राई कर रहे हो वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब भी आप सोल्डरिंग करते हैं तो प्रिंट का ध्यान दीजिए कि एक दूसरे से कोई भी प्रिंट अटैच ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्डरिंग करने के बाद एक बार इजीली इसका इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद सारे हम डायोड वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि ऐसी इजीली हमें फटी हुई थी तो ये चीज़ हमारे पकड़ में आ गई, और अदर चीज़ जैसे डायोड वगैरह ख़राब होने के बाद वो चीज़ पकड़ में नहीं आती, इसलिए डायोड को हमें चेक करना है फिजिकली। अब यहाँ पर इजीली ये सोल्डरिंग हो चुका है। अब इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और यहाँ पर जो लेग इसकी जहाँ जहाँ पर कनेक्ट हुई थी वो हो चुकी हैं, चारों लोग एक साथ कनेक्ट हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो ग्रीन रंग का जो है पट्टी एक साथ कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर एक साथ यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर दो लेग ये वाली भी एक साथ कनेक्टेड है, यानी कि एक मिनट, इसकी जो 1 और 2 है वो भी एक साथ कनेक्टेड है APSC 22 में। ये आपने यहाँ पर देखा होगा। 3 और 4 ये अलग अलग है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम डायोड को चेक करेंगे। उसके लिए मल्टीमीटर को हमने बजर की रेंज पे सेट कर लेना है। उसके बाद एक चीज़ आपको बता दूँ, डायोड को कभी भी आप चेक करते हैं तो एक तरफ से वैल्यू देता है और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता। अगर आपका डायोड शॉर्टिंग बता रहा है तो उसको निकाल के दूसरा डायोड वहाँ पर फिक्स कर लीजिए। IN4007 नंबर का उसमें डायोड होता है, जिसे हम 1N भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई वैल्यू एक तरफ से नहीं दे रहा और दूसरी तरफ से यहाँ पर डेफिनेटली इसमें वैल्यू आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आ रही है। अब इसमें चेक करते हैं। अब दूसरी तरफ से इसमें वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है, एक तरफ से नहीं देता। इसमें फ़िलहाल डायोड सारे के सारे ओके हैं। देखिए इसमें उल्टे तरफ से इसमें वैल्यू देना चाहिए। इसका मतलब ये डायोड चारों की चारों ब्रिज रेक्टिफायर की डायोड हमारी ओके है। अब यहाँ पर NTC को चेक करेंगे। NTC यहाँ पर जैसे फ्यूज लगता है ना सीरीज में, वैसे ही यहाँ पर NTC को भी लगाया जाता है। एक फ्यूज यहाँ पर टेम्परेचर के हिसाब से अपना काम करता है और प्रोटेक्ट करता है। NTC बोले तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जैसे जैसे NTC हीट होता है तो इसकी टेम्परेचर यानी कि रेजिस्टेंस घटते जाता है। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे भी आप देख लेना, वो भी दूसरी चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जिस पर हमने डाउट किया था, यानी कि ये जो PF है यहाँ पर रेड कलर का 104 नंबर का जो PF 104 ही है, हाँ बिल्कुल इसका नंबर मिट चुका है। 104 नंबर का जो PF होता है उसको हम चेक करेंगे, क्योंकि वो ब्लैक कलर का हो चुका है। मैंने आपको बताया था ना आईसी के फटने की वजह से उसमें कार्बन लग चुका है, क्या पता उस वजह से भी हुआ हो। उससे पहले इस डायोड को चेक कर लेते हैं। देखिए डायोड कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा, तो इसका मतलब हमारा डायोड बिल्कुल सही है। और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को और साथ में इस PF को ज़रूर चेक करना है। उस छोटे वाले कैपेसिटर को भी आप चेक कर लीजिए अपना डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें अब कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही इस कैपेसिटर में। और यहाँ पर इस PF को ज़रूर चेक कीजिएगा। PF देखिए PF में वैसे कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा PF बिल्कुल ओके है। और साथ में यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेंगे। रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर चेक कीजिए। रेजिस्टेंस को 2K पे सेट कीजिए और यहाँ पर देखिए ये 2K से ज़्यादा वैल्यू का है। ये आपका हाँ 4.5 किलो ओम्स का यह आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब 4.5 एक्यूरेट यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन है ये 4.5 किलो ओम्स का। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ओके है। इस मेन कैपेसिटर को भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा, इससे भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, ये एक मिनट सॉरी, कैपेसिटर को आप इस मोड पे चेक कीजिएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर में कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर जो 104 नंबर का PF है, इसमें मुझे अभी भी डाउट है। एक काम करूँगा मैं,
यहाँ पर किसी दूसरे सर्किट से एक कैपेसिटर निकाल के इसमें लगा लूँगा, क्योंकि हो सकता है जब शॉर्टिंग हुई हो तो ये कैपेसिटर वीक भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत पैदा ना करे, हमारी आईसी को ख़राब ना करे, इसलिए इस कैपेसिटर को भी मैं चेंज कर दूँगा। ठीक है, कैपेसिटर कभी भी आपको गलत वैल्यू दिखा रहा हो तो कैपेसिटर को निकाल के आपने चेक करना है। कैपेसिटर को आप निकाल के चेक कीजिए, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर को हमने निकाल लेना है और फिर जाके इसको चेक करना है। कभी कभी कैपेसिटर हाफ शॉर्टिंग दिखाता है तो उसको भी आप हटा के दूसरा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसे चेक करते हैं, तो देखिए ये कैपेसिटर यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट है। अब यहाँ पर वो तो अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया, वरना यहाँ पर होता क्या, कैपेसिटर की वजह से यहाँ पर आईसी भी ख़राब हो सकती थी। यहाँ पर ये जो निकाला है भी दूसरे सर्किट से 104 नंबर का पीएफ, ये बिल्कुल सही है, ये भी कैपेसिटर ही होता है। बहुत लोग बोलेंगे यार इसको पीएफ बोलते हैं, आप लोग कैपेसिटर क्यों बोल रहे हैं, ये होता है कैपेसिटर की श्रेणी में, इसको पिको फैराड कैपेसिटर बोलते हैं। यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो पीएफ में मेजरमेंट करी जाती है। ठीक है, वैसे इसे पीएफ नहीं बल्कि एनएफ बोला जाता है, यानी कि नैनो फैराड। पीएफ जो असल में होता है, आपको दिखाता हूँ मैं पीएफ, रेड कलर के ग्रीन कलर के आपने देखे होंगे सर्किट पे, अभी मेरे पास है नहीं वरना मैं दिखा देता। रेड और ग्रीन कलर के जिसमें 104 नंबर 104J 104 के इस टाइप से लिखा होता है ना, वो असल में वो होते हैं पीएफ और ये होते हैं एनएफ यानी कि नैनो फैराड। इनकी जो वैल्यू होती है नैनो फैराड में, आपको चलिए इसकी वैल्यू भी चेक करना बता देता हूँ। ये 100 नैनो फैराड का होता है, 104 नंबर का जो पीएफ होता है 100 नैनो फैराड का होता है। ये जो आपका मल्टीमीटर है ये नैनो फैराड यानी कि इन कैपेसिटर की वैल्यू भी मेजर करता है। यानी कि यहाँ पर देखिए इसको हम कैपेसिटर पे रख लेंगे इसके सेक्शन को, और यहाँ पर ये देखिए ये जो है आपका कैपेसिटर का सेक्शन है। अब यहाँ पर 200 N पे सेट करेंगे और इस कैपेसिटर की वैल्यू आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस कैपेसिटर की वैल्यू आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर, और इसको बॉडी से अटैच मत कीजिएगा एक लेग को, वरना यह गलत वैल्यू दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए ये कितना बता रहा है 80, लेकिन ये 100 नैनो फैराड का है। देखिए एक मिनट आपको एक्यूरेट यहाँ पर रख के दिखाऊं तो एक्यूरेट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना बता रहा है, एक मिनट, अब देखिए 86-87 बता रहा है करीब, वैसे 100 नैनो फैराड का है। कोई बात नहीं, इसको आप इजीली सर्किट में लगा सकते हैं। और यहाँ पर इस कैपेसिटर की वैल्यू भी देख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को लगता है कि इसकी वैल्यू कुछ खास नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये हाफ शॉर्टिंग है। देखिए इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल 0 बता दे रहा है। थोड़ा सा बढ़ा के एक बार इसको देखते हैं, 200 माइक्रोफैराड पर रख के देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कितना 200 माइक्रोफैराड यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि ये हाफ शॉर्टिंग है भाई, ये अपनी वैल्यू एक्यूरेट नहीं दिखा पाएगा। इसे हम बजर की रेंज पे चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब एक कैपेसिटर यहाँ पर ख़राब है। एक मिनट यहाँ पर ऐसे करके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मल्टीमीटर के प्रोब को हमने यहाँ पर रखना है, क्योंकि अब हम इस मोड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस मोड का यूज़ कर रहे हैं, तो हम अब इसको चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है। कोई भी पीएफ या नैनो फैराड जो कैपेसिटर या फिर आपको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जो भी कैपेसिटर आपको कुछ ना कुछ खास करके जो पीएफ और एनएफ कैपेसिटर होते हैं ये वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दिखाते। अगर आपको दिखा रहे हैं तो समझ लीजिए वो या तो हाफ शॉर्टिंग है, या तो फुल शॉर्टिंग रहेंगे तो इस टाइप से बीप देंगे, और हाफ शॉर्टिंग रहेंगे तो इस टाइप से आपको वैल्यू दिखा सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं दिखाएगा। देखिए अब इसको आप लगा लीजिए। मैंने डाउट क्लियर करने के लिए इसको यहाँ पर निकाला था, लेकिन यहाँ पर एक कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब निकला। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे ही इसको चेक कर लेता तो होता क्या, इसकी वजह से हमारी आईसी दोबारा से ख़राब हो सकती थी। इसलिए यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स हमने अच्छी तरीके से चेक करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे मैं लगा लेता हूँ, फिर एक बार ऑप्टो कपलर और इसको भी हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस वाले कैपेसिटर को भी चेक कर लेना है। ये आपका एक लेग इसका प्राइमरी में, एक लेग सेकेंडरी में। ये न्यूट्रल को ग्राउंड करने के लिए है, इसमें ये इसके लगाया गया है। यानी कि इस तरफ का ग्राउंड और इस तरफ का न्यूट्रल इससे कनेक्टेड होता है। यानी कि इसकी एक लेग में यहाँ प्राइमरी सेक्शन का न्यूट्रल और एक साइड को सेकेंडरी सेक्शन का ग्राउंड न्यूट्रल एक ही होता है। अगर ये कैपेसिटर देखिए, ध्यान दीजिए, अगर इस ट्रांसफार्मर के इधर साइड वाला कैपेसिटर, ये जो नीला वाला आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर, या ऑप्टोकपलर के जस्ट बगल वाला कैपेसिटर ये शॉर्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो आपका डीटीएच बॉक्स करंट मारने लगता है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर भी क्लियर हो गया। अगर आपका डीटीएच का बॉक्स करंट मार रहा है तो इस वाले को आपने निकाल के चेंज कर लेना है। ठीक है, ये आपने सीख लिया यहाँ पर भी। तो इस कैपेसिटर को हम चेक करेंगे।
तो देखिए ये ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा। कोई भी वैल्यू अगर बताता है तो इसका मतलब ये हाफ शॉर्टिंग या फिर ख़राब है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा। ऑप्टो कपलर के आप 2 लेग जो प्राइमरी सेक्शन से अटैच रहती हैं उनको भी आप चेक कर लेना। वैसे यहाँ पर वैल्यू दिखा सकता है आपको, सर्किट में कुछ ना कुछ वैल्यू, एक मिनट सॉरी, सर्किट में कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा सकता है आपको, इसमें नहीं दिखा रहा, लेकिन इस सप्लाई में दिखाता है। वो इस सप्लाई में कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाता है, कभी कभी वो आपका कैपेसिटर की वजह से भी हो सकता है। देखिए इसमें नहीं दिखा रहा, उल्टा करके देखते हैं तो इसमें दिखा रहा है, इस वाले में प्राइमरी सेक्शन में, इस वाले सप्लाई में दिखाता है। लेकिन असल में जो ऑप्टो कपलर होता है उसके प्राइमरी सेक्शन की जो 2 लेग जो प्राइमरी सेक्शन से अटैच रहती हैं, यानी कि जस्ट इसके पीछे आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन का ही पार्ट है। ये देखिए ये जो पार्ट है ये प्राइमरी सेक्शन और ये सेकेंडरी सेक्शन, 2 लेग प्राइमरी से 2 लेग सेकेंडरी से अटैच होती हैं। इसके अंदर एक एलईडी यानी कि IR LED एंड फोटो ट्रांजिस्टर 2 कंपोनेंट होते हैं जो स्विचिंग का काम करते हैं, जो कि इस IC को फीडबैक देता है। इसका भी एक डिटेल वीडियो अपने दूसरे चैनल पर मैंने बनाया है, उसे भी ज़रूर देख लेना। सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लो। अब यहाँ पर देखिए सारे कंपोनेंट हमारे चेक हो गए। अब इसको हमने टेस्ट करना है इसको लगा के, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ और चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसको हमने निकाला था वैसे इसको लगाना है, यानी कि इस तरीके से इसको लगा लेना है। और जो चेक आप करेंगे उसको आप सीरीज में ही चेक करेंगे, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पैरेलल पे यानी कि इसको डायरेक्ट चेक करते हैं तो कोई और शॉर्टिंग भी रहेगी तो आपका ये सप्लाई फिर से ख़राब हो सकता है, इसलिए हमेशा सीरीज में इसको चेक करना है। तो अब चलिए यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सारे वायर कनेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर इसको भी मैंने इनपुट कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसको लाइन दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये बिल्कुल चालू हो गया, आप इसकी स्विचिंग की आवाज़ सुन सकते हैं। देखिए जब तक हम इसको लोड नहीं देते हैं ये इस तरीके से साउंड देते रहता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर हमारा SMPS एक अजीब सी साउंड कर रहा है, लेकिन लोड पे लगा भी नहीं करता। दोस्तों यहाँ पर ये खाली जो रहता है वो इस टाइप से इसका जो SM ट्रांसफर होता है वो स्विचिंग की साउंड करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर इसकी डिस्प्ले आप देख सकते हैं, वेट कीजिए, हाँ ये देखिए ऑन हो चुका है। और यहाँ पर ये 1 मिनट ऑन होने का वेट करते हैं, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका आउटपुट मैं आपको वोल्टेज भी इसकी चेक करवा देता हूँ। अभी मल्टीमीटर को रखते हैं हम 20 की रेंज पे और आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। इसको हम करते हैं ग्राउंड, और यहाँ पर ग्राउंड की ये बॉडी में कहीं भी आप रख सकते हैं, ये पूरा ग्राउंड का हिस्सा है। और यहाँ से टेस्ट करना चालू करते हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एक्यूरेट मिल रहा है। और नेक्स्ट है ग्राउंड का। ग्राउंड पे हमने चेक नहीं करना है, हमने 24 वोल्ट चेक करना है। तो 24 वोल्ट के लिए हमने थोड़ा सा इसको बढ़ाना होगा, यानी कि 200 वोल्ट पे सेट करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 24 वोल्ट एक्यूरेट यहाँ पर मिल रहा है। इसके नेक्स्ट वाला है 12 वोल्ट का, जो कि यहाँ पर आपको 16 वोल्ट दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और फिर ग्राउंड का है, फिर आपका 5 वोल्ट करीब का होता है। यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट दिखाएगा, इस सप्लाई में आपको 3.3 वोल्ट ही दिखाएगा, 5 वोल्ट नहीं दिखाएगा। ये सभी वोल्टेज आपने लोड पे चेक करना है, यानी कि कार्ड से कनेक्ट करने के बाद इसको चेक करना है। आपने ऐसे ही चेक नहीं करना है, वरना वोल्टेज आपको बहुत ज़्यादा या बहुत कम दिखाएगा, ठीक है। इसको लोड में चेक करना। अगर बहुत कम वोल्टेज दिखा रहा है तो समझ लीजिए इसके सेकेंडरी सेक्शन में जो डायोड या फिर कैपेसिटर लगा है इनकी प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये आपने सीखना है तो मेरे दूसरे चैनल पे आ जाना, या इस चैनल पे सीखना है तो कमेंट कर देना, इस पे भी आपको सिखा दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई या फिर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो लाइक करके कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।